दोस्तों नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो हमने डेफिनेशंस को लेकर करी थी। उस डेफिनेशंस को अभी हम आगे वाले वीडियोस में बताएंगे। अभी लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने गेट नंबर से स्टार्ट करेंगे। गेट नंबर 1 में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे, और चार्जेबिलिटी सेक्शन जो है जीएसटी में उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इन दो चीज़ों के बारे में वीडियोस में जानकारी दूंगा आपको। तो आपको अगर पूरी नॉलेज चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए देखें। अगर आप स्किप कर जाएंगे बीच में, एक भी वर्ड स्किप हो गया तो फिर उसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके चैप्टर का, और चार्जेबिलिटी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए इस बारे में। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम सप्लाई का डेफिनेशन देंगे, क्योंकि सप्लाई बहुत वाइड डेफिनेशन है, तो उसका काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो वीडियो है थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर पसंद आता है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, ताकि उनको भी जो है इस तरह की इजी वे में जो डेफिनेशन दी जा रही है उनको समझ में आए, और उनको बुक्स से अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो वो इससे भी समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये अकाउंटेंट है या नॉर्मल किसी पर्सन भी हैं तो उसको उनको भी इस तरह की वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत है, ताकि वो जीएसटी के बारे में नॉलेज ले सके। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है चार्जेबिलिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम चार्जेबिलिटी सेक्शन देख सकते हैं। नंबर 1, सेक्शन 1 जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 में क्या है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। तो जीएसटी एक्ट 2017 शॉर्ट टाइटल हो गया एक्सटेंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में भी अब लागू होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जम्मू पार्ट ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट इट केम इनटू फोर्स एज 1/7/2017, सबको पता है। अब सेक्शन 9 जो है हमारा, वो इसमें चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है। अब तो सेक्शन 9 का 1 एंड 2 है वो जनरल प्रोविजन है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सेक्शन 1 एंड 2 जनरल प्रोविजन है। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो है हमारा वो आरसीएम को लेकर के है, और जो सेक्शन 9(5) है वो हमारे पास है नादर एनसीएम नॉर आरसीएम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 जो है वो एनसीएम को नॉर्मल चार्जिंग मैकेनिज्म, नॉर्मल एनसीएम नॉर्मल चार्जिंग मैकेनिज्म जो होता है उसको लेकर के है। बाकी दो सेक्शन उसके बाद आरसीएम का है, और उसके बाद एक सेक्शन है 9(5) जो है वो है आपका नेदर एनसीएम नॉर आरसीएम को लेकर के है। तो इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1 एंड 2 को लेकर के, इसमें चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा गया है। तो नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन में क्या होता है, कुछ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है, टैक्सेबल पर्सन अगर करता है और एग्जेम्प्ट नहीं है वो, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, ये है। और टैक्स जो है कौन पेमेंट करता है, सप्लायर पेमेंट करता है, रेसिपिएंट से लेता है, सप्लायर जो है आगे गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। यही चीज लिखी गई है इसमें। तो इसको देखते हैं एक्ट में क्या लिखा गया है। CGST shall be levied and collected on all goods or services except 5 petroleum products on which GST will be levied from notified date and on alcoholic liquor for human consumption। तो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, लेविड होगा, कलेक्ट भी होगा। किस किस चीज़ों को छोड़ के, एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट नोटिफाइड जिस दिन होगा उस दिन, और एल्कोहल लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ करके, ठीक है। इसके बाद वेयर सप्लाई इज मेड ऑफ अबव गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे सीजीएसटी लगेगा, कहाँ पे, जहाँ पे ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होंगी वहाँ पे सीजीएसटी लगेगा। एंड द सप्लाई इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर सीजीएसटी लगाना है आपको तो वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर वो आईजीएसटी लगेगा उसके ऊपर। तो सप्लाई इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, द सप्लाई इज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होना चाहिए सप्लाई। एंड सीजीएसटी शैल बी कैलकुलेटेड on taxable supplies other than exempted supplies as per the manner prescribed under section 15, and CGST will be collected from supplier as per prescribed manner। जैसे मैंने बताया सेम टू सेम वैसे हमें अपने जो है गेट नंबर जो हमने बता रखा है उसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए,
गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उनकी सप्लाईज होनी चाहिए, सप्लाईज है तो सीजीएसटी लग रहा है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होना चाहिए, और इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन करना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन अगर करता है सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाई होता है। और एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जो नॉन एग्जेम्प्टेड गुड है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और 5 पेटेंट प्रोडक्ट्स को छोड़ देना है, अल्कोहल छोड़ देना है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ करके, बाकी सारी चीज़ों पर जीएसटी लगेगा, और टैक्सेबल पर्सन अगर सप्लाई करता है तो उसको पेमेंट करने के लिए वो लायबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, सेक्शन है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, वो आरसीएम की बात करता है। On notified goods and services, CGST is to be collected under the reverse charge from recipient, for example good transport agency and legal services। कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं या गुड्स हैं जिनके ऊपर जो है हमें आरसीएम लगाना पड़ता है। आरसीएम कब लगता है? तो एनसीएम डोमेन चार्ज मैकेनिज्म जिसमें सप्लायर पेमेंट करता है गवर्नमेंट को टैक्स। आरसीएम में क्या होता है कि रेसिपिएंट जो होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल होता है। आरसीएम में एक चीज़ और ये होती है कि भाई जो रेसिपिएंट है, आरसीएम में जो रेसिपिएंट है उसको कंपलसरी उसको जीएसटी में अपने आप को इनरोल कराना जरूरी होता है, रजिस्टर कराना जरूरी होता है, ये भी आरसीएम का एक पार्ट है। एंड आरसीएम जो सप्लायर है उसको जरूरत नहीं है, आरसीएम में जो सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो उसमें रजिस्टर अपने आप को कराए, उसकी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है आरसीएम का है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, वेयर सप्लाई इज अनरजिस्टर्ड एंड recipient is registered, then CGST shall be collected from recipient under the RCM, but it is applicable in real estate sector only। अब रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में है सेक्शन 9(4) कि इसमें अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है मान लीजिए और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वहां भी क्या होगा कि आरसीएम लग जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में ये बात हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होता है कि ऐसे मतलब कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है या कुछ घर बना रहा है, तो उसमें अगर जो सप्लायर है जो सप्लाई करता है प्रोडक्ट का मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड है, तो जो रेसिपिएंट है यानी बिल्डर है, जो भी जो आर्किटेक्ट है, जो भी है जो उसको परचेज कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को, तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर उसे अपनी तरफ से ही जीएसटी पेमेंट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम। समझ में आ रहा है? सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत, सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत क्या करना पड़ेगा? रेसिपिएंट को पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड है रियल एस्टेट में। मान लीजिए रजिस्टर्ड, और मान लीजिए सप्लाई रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या करना पड़ेगा? उसको आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब केस आता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 का, जिसमें नाइदर जो जहाँ पे ना तो एनसीएम लगता है ना ही आरसीएम लगता है, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं? तो all notified services CGST shall be collected from e-commerce operator having place of business in India, but where e-commerce operator has no place of business in India, then he need to set up a place of business in India and to appoint any person as agent। ठीक है, जहाँ पे ना एनसीएम लगता है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ना आरसीएम। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, ये सारी जो कंपनियां हैं या फिर OLX वगैरह जो भी है, तो जो ई कॉमर्स बेसिस पे काम करते हैं, जिनका जो बिजनेस तो कर रहे हैं इंडिया में लेकिन वो कोई सेटअप नहीं है इंडिया में, बट वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, देन ही नीड टू सेट अप अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एजेंट। यानी मान लीजिए कोई ई कॉमर्स बेसिस पे काम कर रहा है और कोई इंडिया में उसका बिजनेस ही नहीं है, इंडिया में कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका, तो ये एक्ट ये कहती है कि आप किसी को फिजिकल रिप्रेजेंटेशन आपको रखना पड़ेगा, इंडिया में कोई एक सेटअप बनानी पड़ेगी और एज ए एजेंट किसी पर्सन को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि अगर कुछ होता है तो हम उसको पकड़ सकें, फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए उसका। अगर कोई आप गलती करते हैं, कहीं आप टैक्स पेमेंट करने में आनाकानी करते हैं तो हम उसको पकड़ सकें, तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंडिया में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये एक एजेंट रखना पड़ेगा, इंडिया में एक सेटअप बनानी पड़ेगी, तभी आप ई कॉमर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एजेंट रखना पड़ेगा, आपको सेटअप बनानी पड़ेगी इंडिया में, चाहे आप ई कॉमर्स बेसिस पे ही काम क्यों ना कर रहे हो।
ये फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे ये सब चीज़ें लागू होती हैं। तो हमने पढ़ लिया चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या है हमारा सीजीएसटी का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है। इसमें सब सेक्शन 1 एंड 2 बताता है एलसीएम के बारे में, और मतलब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बताता है, और आरसीएम बताता है हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 4 हमारा आरसीएम के बारे में बताता है, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो बताता है वो हमारा बताता है ई कॉमर्स के बारे में बताता है। ठीक है, बात समझ में आ जाती है जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब है नोटिफाइड सर्विसेज एंड देयर प्रोविजंस आर एज फॉलोज। तो नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी हैं वो हमें देख लेनी है। सबसे पहला सर्विस नोटिफाइड सर्विसेज क्या है, होटल एकोमोडेशन सर्विस। होटल एकोमोडेशन सर्विसेज, आप बता सकते हैं होटल एकोमोडेशन में कौन कौन से कंपनी अभी इन्वॉल्व है? होटल में कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है? ओयो, ओयो जो है होटल एकोमोडेशन में इन्वॉल्व है। तो ये कह रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी डीम्ड सप्लायर एंड लायबल टू पे जीएसटी। मान लीजिए आप कोई होटल बुक करवाते हैं, ठीक है, OLX होटल का है क्या, OLX मुझे समझ में नहीं, ओयो मेरे को याद है, ओयो होटल का है, ओयो होटल का है, और वो ई कॉमर्स साइट है एक, और साथ ही साथ हाँ मेक माई ट्रिप भी जो होटल का है, और भी बहुत सारी साइटें, बहुत सारी साइटें हैं जो होटल के होटल एकोमोडेशन की सर्विसेज करती हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को डीम्ड सप्लायर मानेंगे एंड वही पेएबल होगा जीएसटी का। अगर आप ई कॉमर्स साइट से अगर आप बुकिंग करते हैं तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही डीम्ड सप्लायर माना जाएगा। होटल डीम्ड होटल सप्लायर है, चलो ठीक है, होटल से हम कलेक्ट नहीं करेंगे, हम किसको पकड़ेंगे डायरेक्ट, हम डायरेक्ट पकड़ेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कंपलसरी होता है जीएसटी अपना रजिस्टर करना, जीएसटी कंपलसरी होता है ई कॉमर्स वाले को। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स वाले को कंपलसरी होता है जीएसटी रजिस्टर करने के लिए। तो इससे सरकार ने कहा कि होटल हो सकता है कि वो उसको उस दायरे में आता हो या ना आता हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम होटल को नहीं पकड़ेंगे, हम डायरेक्ट ई कॉमर्स वाले को ही पकड़ लेंगे। ठीक है, वो कहता है कि हम डायरेक्ट ई कॉमर्स वाले को पकड़ेंगे और उससे हम जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। हाउ एवर, इसमें एक पॉइंट ये है कि हाउ एवर इफ द रियल सप्लायर यानी होटल is crossing the limit of 10 lakh or 20 lakh, then hotel liable to pay the GST। अगर मान लीजिए होटल बड़ा है, 5 स्टार 3 स्टार होटल है, और अगर उसका मान लीजिए थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गया, 10 लाख या 20 लाख के लिमिट से अगर वो क्रॉस कर जाता है मान लीजिए, तब हम होटल को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो होटल लायबल नहीं है, होटल अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है या लायबल नहीं है जीएसटी पेमेंट करने के लिए, तो हम ई कॉमर्स को पकड़ लेंगे। तो ये जो है गवर्नमेंट जो है हर तरफ से अपना फायदा देखती है, हर तरफ देखती है कहाँ अपने जीएसटी पकड़ में आएगा। तो उसने सोचा यार ई कॉमर्स तो कर रहा है, उसको तो कंपलसरी होता ही है जीएसटी रजिस्टर करना, उसी को पकड़ लेते हैं, चाहे होटल लायबल हो ना हो। अब होटल के पीछे कहाँ भागेंगे, मान लीजिए वो होटल रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या, तो उन्होंने कहा ई कॉमर्स वाले पकड़ लेंगे, उससे हम जीएसटी वसूल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमने पढ़ा नोटिफाइड सर्विसेज पे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, होटल एकोमोडेशन सर्विसेज। इसमें क्या कहा गया कि ई कॉमर्स वाले को पकड़ लेंगे, वही लायबल है जीएसटी के लिए। ठीक है, डीम्ड सप्लायर उसको मानेंगे एंड लायबल टू पे जीएसटी वही होगा। हाउ एवर if the real supplier means hotel is crossing the limit of 10 lakh 20 lakh, then the hotel liable to pay the GST amount। ओके, समझ में आता है। दूसरा है मिसलेनियस यूटिलिटीज यानी अर्बन क्लैप। कुछ ऐसे साइट्स होते हैं ई कॉमर्स साइट, कुछ ऐसे ई कॉमर्स साइट्स होते हैं जो बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अर्बन क्लैब पे नाई की सर्विस, सफाई कर्मचारी की सर्विस मिल जाएगी आपको, आपको खाना बनाने वाली सर्विस, हर घर में जितने तरह के काम होते हैं या होटल में जितने तरह के काम होते हैं या किसी बंगलों में जितने तरह के काम होते हैं, तो हर तरह के काम करने के लिए जो है वो प्रोवाइड करवा देता है आदमी को। बाल काटने का सर्विस, तो हर तरह की सर्विस वो प्रोवाइड करवा देता है अर्बन क्लैब मान लेते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अर्बन क्लैब will be deemed supplier and pay liable to pay taxes। बहुत सारे मान लीजिए कुछ ऐसे ई कॉमर्स होते हैं जो सप्लायर और जो रियल सप्लायर होता है और जो रेसिपिएंट होता है उनके बीच कनेक्शन बिठाने का काम करता है, जैसे कि अर्बन क्लैब हो गया। और ऊपर हमने पढ़ा होटल कन्वेशन में भी जो ओयो होता है वो भी यही काम करता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बीच की दूरी को खत्म कर देते हैं,
लेकिन अगर आप ई कॉमर्स सर्विस कोई स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि यार मान लीजिए कोई नाई है, छोटा मोटा काम करता है, तो उसका तो इतना अमाउंट होगा नहीं, 10 20 या 40 लाख रुपए का, तो उसका तो भाई टर्नओवर नहीं होगा। छोटा मोटा कोई काम करता है तो नहीं होगा उसका, तो नहीं होगा तो यार उसके अगर वो तो फिर हमारा जीएसटी बच गया, उसने काम करके भी निकल जाएगा और जीएसटी भी यार ई कॉमर्स वाला अपना फायदा निकल लेगा, बीच में कमीशन भी निकाल जाएगा। और फिर हमारा क्या होगा, इतना बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन जीएसटी तो कुछ आया नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, ई कॉमर्स वाले को पकड़ो, जो भी सर्विस दे रहा है उसके सर्विस के ऊपर ही जीएसटी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसको डीम्ड सप्लायर मानेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले को डीम्ड सप्लायर मान के उसके ऊपर ही हम जीएसटी लगा देंगे। इसमें भी वही बात है कि हाउएवर इफ द रियल सप्लायर ऑफ सर्विस क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 10 or 20 lakh, देन रियल सप्लायर लायबल टू पे द जीएसटी। अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर उसका 10 से 20 लाख रुपए से ज़्यादा वो टर्नओवर है उसका साल का, और वो लायबल है, तो रजिस्टर तो करना पड़ेगा उसको, तो उसी के ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम अर्बन क्लब वाले को नहीं पकड़ेंगे। इन केस अगर वो लायबल नहीं है, तब हम अर्बन क्लब वाले पकड़ेंगे। अगर अर्बन क्लब वाला तो लेकिन अगर रियल सप्लायर लायबल है तो रियल सप्लायर को पकड़ेंगे, और रियल सप्लायर लायबल नहीं है तो अर्बन क्लब यानी कि जो मिसलेनियस जो ई कॉमर्स वाले देते हैं उनको हम पकड़ लेंगे। फिर इसमें आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, आजकल तो बहुत सारे हो गए, मैजिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, जुगनू जुगनू भी है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक उबर एंड ओला will be deemed supplier of service and always liable to pay the tax। ओला एंड उबर में क्या होगा कि जो रियल सप्लायर है, मान लीजिए ड्राइवर की तो इनकम होती नहीं है, ड्राइवर जो है एक्चुअल तो उसकी तो इनकम इतनी होती नहीं है, और उसकी 10 20 लाख तो नहीं कमा सकता ना कोई भी ड्राइवर यार, नॉर्मल सी बात है। तो क्या है कि इसमें डायरेक्ट हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही डीम्ड सप्लायर मान के उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। तो ये नोटिफाइड सर्विसेज थे कुछ हमारे पास, समझ में आती है। नोटिफाइड सर्विसेज थी, तीनों नोटिफाइड सर्विसेज हमने जो पढ़ी वो ई कॉमर्स को लेकर पढ़ी। पहला हमने पढ़ा होटल अकोमोडेशन, फिर मिशनरी सर्विसेज, एंड फिर हमने पढ़ा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ये 3 तरह की सर्विसेज हैं जो ई कॉमर्स वाले देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स वाले को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं तुम जीएसटी दो, बाकी देखेंगे रियल सप्लायर अगर लायबल है तो ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वाले में वो भी नहीं करते, रियल सप्लायर छोड़ ही देते हैं, कहते हैं ई कॉमर्स वाले को पकड़ेंगे, बाकी मिशनरी सिक्योरिटी और होटल ट्रांसपोर्ट वाले को, होटल एकोमोडेशन वाले को जो है वो पकड़ लेते हैं रियल सप्लाई को, अगर वो लायबल होता है जीएसटी पेमेंट करने के लिए, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट उसका 10 या 20 लाख से ऊपर चला जाता है सर्विस का। तो ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन हो गया हमारे पास। तो पहले हमने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर सेक्शन 9, सेक्शन 9 में 1 2 3 4 5 सेक्शन सब सेक्शन पढ़े हमने। इसमें सब सेक्शन 1 एंड 2 हमारा एनसीएम को लेकर के है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म को लेकर के है, जो नॉर्मली हमारे अगर आप जो गेट नंबर 1 2 3 4 जैसे गेट नंबर में दिखाया था आपको, ये देखिए एनसीएम में जब जाते हैं आप, तो कुछ नहीं करना आपको। एनसीएम का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो बस आपको चार्ट लिखना है कि एनसीएम में क्या होना चाहिए, कोई गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है, उसका सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई इंट्रा स्टेट होना चाहिए, हम सीजीएसटी पढ़ रहे हैं तो सप्लाई इंट्रा स्टेट होना चाहिए, साथ ही साथ टैक्सेबल पर्सन को करना चाहिए, और वो अगर नॉन एग्जाम सप्लाईज हैं तो फिर इसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। नॉर्मली सप्लायर जो है उसका पेमेंट करेगा जीएसटी का। बात समझ में आती है जी सर? ठीक है, फिर आरसीएम की बात हो जाती है। तो आरसीएम की बात क्या है कि 2 चीजें हमने पढ़ी आरसीएम में। आरसीएम में हमने एक चीज ये पढ़ा कि अगर मान लीजिए रियल एस्टेट में पढ़ा हमने सेक्शन 4 सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 हमने ये पढ़ा कि रियल एस्टेट के बारे में है, जिसमें कि भाई रियल एस्टेट जो रेसिपिएंट है जिसमें उसमें जो रेसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है मान लीजिए, तो वो जीएसटी पेमेंट करेगा। अगर 2 चीजें हैं, अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट को जो है आरसीएम के बेसिस के ऊपर जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि कुछ नोटिफाइड ऐसे सर्विसेज या गुड्स हैं जिसके ऊपर की आरसीएम बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो जाती हैं, और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं अपने बुक्स में। तो उस बहुत सारे नोटिफाइड सर्विसेज और गुड्स हैं जिसकी सप्लाई में सप्लायर को पेमेंट नहीं करना पड़ता जीएसटी, जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है रेसिपिएंट को ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में।
और अगर केस रियल एस्टेट का आता है तो हम लगाएंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, जहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। फिर आता है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जिसमें हमने ये बताया कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ना तो एलसीएम को लेकर के है, ना आरसीएम को लेकर के, यानी ई कॉमर्स को लेकर के है। तो ई कॉमर्स में हमने ये कहा गया कि यार कोई ऐसी कंपनी है जिसका इंडिया में बिजनेस तो करता है लेकिन इंडिया में उसका कोई सेटअप नहीं है, तो उसको इंडिया में सेटअप करना पड़ेगा और किसी एक बंदे को एज एजेंट उसको रखना पड़ेगा जिसको कि हम जरूरत पड़ने पर पकड़ सके, फिजिकल अपीयरेंस उसका होना चाहिए। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में ये कहा गया। फिर हमने पढ़ा नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में, उसके कुछ प्रोविजंस पढ़े, जिसमें हमने ये देखा कि जो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज है, मिसलेनियस यूटिलिटी सर्विसेज हैं और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ई कॉमर्स को लेकर के हैं। इसमें ये कहा गया कि ई कॉमर्स वाले को पकड़ो, ई कॉमर्स वाला जो है डीम्ड सप्लायर माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लायबल होगा। तीनों केसेस में, दो केसेस में हमने ये पाया कि होटल अकोमोडेशन और मिसलेनियस यूटिलिटीज हमने ये पाया कि अगर रियल सप्लायर जो है वो टैक्सेबल पर्सन बन जाता है, यानी वो लायबल टू पे जीएसटी हो जाता है, यानी वो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 या 20 लाख का क्रॉस कर जाता है, तब हम उसके ऊपर जीएसटी लगा करके चलेंगे। बाकी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रियल सप्लायर तो वैसे जा ही नहीं सकता कोई ड्राइवर, तो उतना ऊपर जाने से पता चला कि नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, तो उन्होंने कॉमन सेंस लगा लिया जीएसटी वालों ने। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम ई कॉमर्स वाले को पकड़ेंगे, रियल ऑपरेटर को लेकर के नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के। डेफिनेशन पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। हमने ऊपर भी डेफिनेशन बताया था, लेकिन अभी हम थोड़ा वाइड से हम बता देते हैं। नॉर्मली आराम से बढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको, आराम से आप सुने और मैं भी आराम से पढ़ता जाऊंगा, आप एक एक वर्ड को आराम से सुनिए, उसके बाद मैं फिर इसको डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिखा क्या गया है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज is very important as GST is levied on goods and और सर्विसेज। जैसा कि हमने गेट नंबर 1 में देखा था कि जीएसटी लगने के लिए क्या होना चाहिए, 5 गेट होना चाहिए। तो गेट नंबर 1 में गुड्स एंड सर्विसेज कंपलसरी है, तो ये लिखा गया कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट एज जीएसटी इज लेविड ऑन गुड एंड और सर्विसेज। बात समझ में आती है? गुड्स, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज गुड्स। दूसरी बात, moreover things attached to earth or any immovable structure will also be treated as goods like signage, growing crops, trees, etc. इसके बाद lastly, actionable claims means contingent asset like lottery, betting, gambling, unsecured debtors will also be treated as goods। ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ पे? अब हम देखते हैं गुड्स को हम क्या करके। एवरी काइंड ऑफ मूव, माने जितनी भी चीजें दुनिया में जो मूव कर सकती हैं उन सबको हम गुड्स बोलेंगे। जितनी भी चीजें दुनिया में, इस अर्थ पे, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं जो मूव कर सकती हैं इस दुनिया में, अर्थ पे, उन सबको हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। फिर एक चीज ये, एक और ये कहेगी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो कि अटैच्ड है अर्थ से या किसी इमूवेबल स्ट्रक्चर से, लाइक बिल्डिंग, कोई चीज बिल्डिंग से अटैच है, लाइक एसी या साइनेज, किसी साइनेज कहीं पे लगा होता है बिल्डिंग के ऊपर। साइनेज जैसे कि प्रचार, जो अपना प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट जो लगा रहता है, आपने हाईवेज पे देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा। तो चूंकि वो मूव तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो इमूव पे अटैच्ड है, अगर हम उसको डिटैच कर ले तो मूव कर जाएगा वो, लेकिन चूंकि वो अटैच्ड है इसलिए मूव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम जो अटैच्ड विद द अर्थ है और यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको भी हम गुड्स ही कहेंगे। लाइक क्रॉप हो गया जो अटैच होता है अर्थ से, ट्रीज जो कि अर्थ से अटैच होता है, साइनेज जो कि अटैच होता है बिल्डिंग से या किसी और चीज से। तो इस तरह की वस्तुओं को भी हम गुड्स कहेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा कि एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम कंटीजेंट एसेट्स होते हैं, जैसे लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, अनसिक्योर्ड डेटर्स हो गया, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया, अनसिक्योर्ड डेटर्स हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें भी गुड्स ही कहीं जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? यही डेफिनेशन हमने आपको इस गेट में भी, आप अगर पढ़ें गुड्स के डेफिनेशन में, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं इसका। यहाँ देखिए, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी
moved as such without any dismantling. Without any dismantling आप जिसको कर सकते हैं, यानी विजुअलाइजर, मार्कर, एक्सरसाइज मशीन, सीलिंग फैन, स्टोरेज टैंक, साइनेज, ये सारी चीजें, इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, things attached to or forming part of the land, signage, electricity pole, etc. and actionable claim. ये सारी चीजें गुड्स होती हैं। जैसे कि हमने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक पूरा बॉक्स में बना करके दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे हम पढ़ते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज क्या होती है? वेरी सिंपल। जीएसटी एक्ट वालों ने कहा यार कि क्या ज्यादा दिमाग लगाना, उसने कहा कि एनीथिंग अदर देन गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। उनका गुड्स जो नहीं है वो सब सर्विसेज दुनिया में। उसने कहा गुड्स की डेफिनेशन बता दी ना हमने, गुड्स की डेफिनेशन याद करो। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो सर्विस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एक्टिव एंड अदर इज अ पैसिव। नॉट टू डू समथिंग यानी डू समथिंग, और नॉट टू डू समथिंग देन नॉन कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एनी काइंड ऑफ डील कैंसिलेशन हो गया। तो सर्विसेज दो तरह की होती है। जो एक्टिव सर्विसेज होते हैं, मैं जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक एक्टिव सर्विस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव सर्विस है। कोई डॉक्टर किसी को सर्विस दे रहा है वो एक्टिव सर्विस है। कोई अकाउंटेंट किसी को सर्विस दे रहा है वो एक्टिव सर्विस है। लेकिन पैसिव सर्विस क्या होता है? पैसिव सर्विस ये, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी आप जो है उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी सप्लायर से डील किया यार कि फलाने डेट को यार मेरे को इतने सारे जो है पार्टी है बैंड बाजे वाले की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो अपना बैंड लेकर के आ जाना। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो पार्टी आपकी कैंसिल हो जाती है, तो आपने लेकिन उसको बैंड वाले को कुछ एडवांस दिए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए 20,000 रुपये आपने उसको दिए थे एज ए एडवांस बैंड बजाने के लिए, और आपने कहा था बाकी हम आपको बैंड बजाने के बाद हम आपको दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि आपको पार्टी कैंसिल करनी पड़ती हैं, और आप कहते हैं कि भाई हमें ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली केस में आप जानते हैं कि जो एडवांस आप देते हैं वो पूरा आपका एडवांस रिसीव नहीं होता, उसमें से वो कुछ अपने चार्जेस काट लेता है। 50%, 60% जो भी है वो चार्जेस काट करके फिर आपको वापस करता है पैसा। तो जो आपका चार्जेस जो कट गया वो क्या है? यहाँ पे तो उसने कोई काम किया नहीं, कोई सर्विस नहीं दी आपको, उसने तो यहाँ कोई भी सर्विस नहीं दी, बैंड बजाया नहीं बजाया, लेकिन उसने पैसे तो ले लिए। उसने तो डील कैंसिलेशन का जो चार्जेस है वो तो उसने काट लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा वाह बेटे, सर्विस तुमने कुछ दी नहीं, कमा भी रहे हो तुम डील कैंसिल करके भी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं बेटे, अगर ये तेरे को चूना लगा रहा है तो हम इसको चूना लगाएंगे, अभी इसको पकड़ते हैं, जिसने भी इसने चार्जेस काटे हैं वो सारे चार्जेस इसको अपने सर्विसेज में दिखाने पड़ेंगे। मान लीजिए 20,000 का उसने 50% काट लिया, 10,000 रुपये कर लिया, तो जो जो डील कैंसिलेशन चार्जेस जो अपने बुक्स में शो करेगा 10,000 रुपया, वो उसको एज ए सर्विस शो करेगा, वो एज ए सर्विस उसको शो करना पड़ेगा, और उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पहले ये कहा गया कि यार कोई भी ऐसी चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और साथ ही साथ ये कहा गया कि सर्विसेज दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो एक्टिव सर्विस हो जाती है यानी आप कुछ कर रहे होते हैं, और दूसरी चीज वो पैसिव सर्विस हो जाती है जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं लेकिन आपके पास पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या एनी टाइप ऑफ डील कैंसिलेशन हो जाता है। उस केसेस में जो चार्जेस काटे जाते हैं, जो कैंसिलेशन चार्जेस काटे जाते हैं, उन सभी को हम सर्विस में काउंट करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगा करके चलते हैं। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है। और हमने जिस्ट ऑफ जीएसटी देख लेते हैं, उसमें हमने क्या लिखा हुआ है। जिस्ट ऑफ जीएसटी में ये भी लिखा हुआ है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, anything other than goods, an activity either active or the passive, do something or not to do something is service, including facilitating or arranging transaction in securities, transaction in money with considerations। अब हम पढ़ेंगे neither goods nor the service। देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन लिखा है एक्ट में। मनी एंड सिक्योरिटी विल neither be treated as goods or the services। बात साफ हो गई कि इस दुनिया में गुड्स और सर्विस क्या नहीं है। तो जीएसटी वालों ने कहा कि भाई मैंने तो बता दिया कि सारी चीजें गुड्स, मैंने कहा कि सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स होती हैं,
और गुड्स वो सारी चीज़ होती हैं जो इमूवेबल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई हैं या फिर अर्थ के साथ जुड़ी हुई, सारे गुड्स होते हैं। हमने आपको ये भी कहा कि एक्सटर्नल क्लेम भी गुड्स होता है, और हमने आपको ये भी कह दिया कि जो गुड्स नहीं है वो सारी चीज़ सर्विसेज हैं। तो अब आप बताइए कि गुड्स और सर्विसेज क्या नहीं है इस दुनिया में। तो हाँ, जीएसटी वालों ने कहा कि हाँ, ऐसी हम कुछ चीज़ें लेकर के चल रहे हैं जो ना कि गुड्स में काउंट होंगी और ना सर्विसेज में, यानी कि जो ना गुड्स है ना सर्विस है, जिसके ऊपर हम जीएसटी लगा ही नहीं पाएंगे, तो पहले गेट से ही बाहर हो जाएगा। जीएसटी लगाने के लिए उसको गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ें जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता है, जो गुड्स या सर्विसेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मनी एंड सिक्योरिटीज को हम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोलेंगे, बात साफ है। However, activities related to money or security for a consideration will be treated as service, forex charges, demand draft commission, brokerage, ये सारी चीजें जो है। However, activities related to money or security for a consideration will be treated as service. उसने कहा कि मनी एंड सिक्योरिटी कोई गुड्स नहीं है, ना वो सर्विस है, लेकिन अगर मनी और सिक्योरिटी के रिलेशन में अगर आप कोई सर्विस किसी को दे रहे हैं, मनी या सिक्योरिटी के रिलेशन में कोई सर्विस आप किसी को दे रहे हैं, तो हम उसको सर्विस मान करके चलेंगे। बात जानी साफ। यानी उन्होंने कहा कि मनी सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, लेकिन उसके रिलेशन में कोई सर्विस, मान लीजिए डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाते हैं, जाकर के पैसे देते हैं, चेक देते हैं, कैश देते हैं, चेक देते हैं बैंक को, और आप कहते हैं यार हमारा ये जो डिमांड ड्राफ्ट बना दो, तो क्या वो कैश देना कैश गुड्स है? मनी गुड्स नहीं है। चेक गुड्स है? वो गुड्स नहीं है। उसने डिमांड ड्राफ्ट दिया, वो भी गुड्स नहीं है, क्योंकि वही मनी की डेफिनेशन में आता है, वो भी गुड्स। तो गुड्स कुछ नहीं है उसमें। लेकिन जो उसने डिमांड ड्राफ्ट के बनाने के लिए चार्जेस लगाए हैं ना, 5%, 2%, 1%, जो भी चार्जेस लगाया है, वो चार्जेस सर्विसेज में काउंट होंगे। बस में आती है। साथ ही साथ फॉरेक्स चार्जेस बने, आप कहीं मान लीजिए अब विदेश जाना है, आपको आपको जाना है अमेरिका, लंदन, यूरोप। आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ वहाँ की करेंसी लेकर के जानी पड़ती है। तो उसके लिए आप फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो बैंक जाते हैं या प्राइवेट फॉरेक्स डिपार्टमेंट भी बहुत से लोगों ने खोला होता है, वहाँ जाते हैं आप। तो अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप मनी चेंजेस करते हैं तो उस पर फॉरेक्स कुछ चार्जेस लगाता है। वो कहता है कि ये हमारा सर्विस चार्ज है, ठीक है। आप वहाँ लेकर के 1 लाख रुपए का लेकर के आपने कहा कि मुझे इसका डॉलर दे दो, 1 लाख रुपए का, डॉलर दे दिया। 1 लाख रुपए गुड्स नहीं है, नहीं सर्विस है। उसने डॉलर दिया, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगी, मनी में भी इंक्लूड होता है। लेकिन जो उसने डॉलर देने में, सर्विस देने में जो फॉरेक्स चार्जेस लगाया आपके ऊपर, सर्विस चार्ज जो लगाया उसने, वो सर्विस चार्ज सर्विस में इंक्लूड होता है और उसके ऊपर जीएसटी लगता है। बात समझ में आती है? जी सर। उस चार्ज के ऊपर जीएसटी लगता है, उसको जीएसटी देनी पड़ेगी। ब्रोकरेज सर्विस हो गया, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ब्रोकरेज सर्विसेज करते हैं। ब्रोकरेज यानी दलाली, यानी कि जो स्टॉक मार्केट होता है वहाँ पे ब्रोकरेज का सर्विस करते हैं वो। सिक्योरिटीज पर हम बताते हैं आपको बताते हैं कि ये सिक्योरिटी अच्छा है, ये परचेज कर लीजिए, ये शेयर अच्छा है, इसमें परचेज करिए, ये डिवेंचर अच्छा है, इसको परचेज कर लीजिए, ठीक है, बॉन्ड अच्छा है, इसको परचेज कर लीजिए, सब सर्विसेज देते हैं आपको। तो उन्होंने जो सर्विस दिया है आपको सिक्योरिटी के रिलेशन में, वो सारी सर्विसेज जो ब्रोकरेज जो मिलेगी उसको, वो ब्रोकरेज जीएसटी में लायबल होगी, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो सर्विस में काउंट किया जाएगा उसको। और अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी लग करके चलेगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। काफी छोटा चैप्टर है, इसको आप आराम से बैठ कर घर में पढ़ें, और इसको पढ़ना काफी जरूरी है। इसमें से काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। काफी सिंपल चैप्टर है, कोई बहुत भारी भरकम चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही करवा दिया। ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उसमें आप मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपको आंसर दे सकूं। ठीक है। आपको अगर ये सारे नोट्स और ये जीस्ट ऑफ जीएसटी डाउनलोड करना है तो सीए राजकुमार सर का अपना एक वेबसाइट है www.carajkumar.com करके है,
वहाँ पे आप फ्री रिसोर्सेज में जाके ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अभी आप लोगों को डेट मिल गया है जून तक का, तो जून तक का डेट है, आराम से आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जहाँ वीडियोज़ बना करके भेज सकूँ, और आप उससे कुछ अगर फ़ायदा आपको, 1-2 बच्चों को कोई फ़ायदा अगर पहुँच जाता है, तो मैं अपना वीडियो बनाना सफल समझूँगा। मान लीजिए आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और कमेंट लिखिए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, आप क्या इस प्रकार की वीडियोज़ और देखना चाहेंगे या फिर आप नहीं देखना चाहेंगे, ये भी आप मुझे बताएँ। ताकि उससे हमें अपने आप को इवैल्यूएट करने में काफ़ी अच्छा हमें मौका मिलता है, अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाइए ज़रूर, ताकि जो नया वीडियोज़ आपके पास आता है, उसका आप जो है जल्द से जल्द आपके पास वो पहुँच जाए वीडियो। ठीक है? टाटा, बाय बाय।